प्रभात विकार फाउंडेशन और नवरत्न स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आयोजित और श्री सुमित द्वारा प्रस्तुत कलम की 7वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे लेखक अतिथि हैं विकास कुमार झा। आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। एंग्लो इंडियन गांव की कहानी के लिए जाने जाते हैं। इस उपन्यास के लिए इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में कथा यूके ऑनर से सम्मानित किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनूपे गांव पर आधारित उपन्यास वर्षावन की रूपकथा, बिहार में राजनीति के अपराधीकरण पर आधारित उपन्यास सत्ता के सूत्रधार, आज़ादी के बाद भारत, भोग एवं बंगाली निबंधों का संग्रह परिचय पत्र, बोधगया पर आधारित उपन्यास गया सुर साधना, गया सुर संधान काफी चर्चित है। विकास कुमार झा की आगामी उपन्यास गोवा पर आधारित है। इनसे बातचीत कर रही हैं मुक्ति शाहदेव। आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। मुक्ति जी कवयित्री, लेखिका और साहित्य प्रेमी हैं और आपसे अनुरोध है कि बातचीत शुरू की जाए। धन्यवाद। सबको जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और जैसा कि बताया अंकिता जी ने कि कलम की यह 7वीं कड़ी है हमारी रांची में, और महत्वपूर्ण इसलिए कि रांची के पास की कथा पर हम चर्चा करेंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आप सबों का और प्रणाम हमारे आज के जो मेहमान लेखक हैं, प्रखर पत्रकार हैं और संवेदनशील इंसान। मैंने इनको पढ़ते हुए महसूस किया जैसे, और इनके प्रसिद्ध उपन्यास और इसलिए भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए मैक्लुस्कीगंज की रांची के पड़ोस में है। और इसमें जिन बातों को इन्होंने उठाया है श्री विकास कुमार झा जी ने, बहुत कुछ लगेगा हमारे आसपास की और हमारी अपनी कथा है। तो उसको पढ़ते हुए कई बार मुझे महसूस हुआ कि सचमुच ये मैक्लुस्कीगंज नहीं है केवल, ये हमारी आपकी एकदम अपने घर की, अपने आंगन की चीज़ों को हम रूबरू हो रहे हैं, उससे गुजर रहे हैं। और एक उपन्यास और ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी उसमें काल्पनिक है। तो एक बार सबको आप सबका स्वागत है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इनकी जिस कृति पर हम आज चर्चा कर रहे हैं मैक्लुस्कीगंज, जैसा कि बताया अमिता मैम ने कि हाउस ऑफ कॉमन्स की कथा यूके सम्मान से ये सम्मानित है, ये पुरस्कृत है। ये उपन्यास सिर्फ इसलिए नहीं, कई और कारण हैं। जब अभी हम रूबरू होंगे अपने लेखक से तो कई सारी बातें हमारे सामने उद्घाटित होंगी। और एक महज इत्तेफाक है ये कि अभी पिछले महीने हम कुछ 8 या 9 साहित्यकार मित्र थे, सखियां थीं, जो अपनी गाड़ी से हम लोग 2 गाड़ियों से घूम आए, बिल्कुल छूते हुए निकल आए मैक्लुस्कीगंज को। वो बांध रहा था हमें और सखुआ और महुआ की खुशबू से सराबोर, एकदम इच्छा नहीं होते हुए भी हमको शाम को लौटना पड़ा वहाँ से। और जो एक अतिरिक्त इच्छा थी मैक्लुस्कीगंज को और जानने की और कुछ समझने की, वो जो बांध रही थी चीज़ें, और हर अगले दिन की मारामारी भागम भाग से बचते हुए हम लोग निकल आए उसमें फिर से शामिल होने के लिए। एक महज बहुत ही सुखद संयोग है ये कि 10-15 दिन के अंतराल पे अमिता जी का फोन आता है कि मैक्लुस्कीगंज पे हम लोग चर्चा करेंगे और आप चर्चा करेंगे। तो लगा कि मैं ऑफिस में बैठे बैठे कुर्सी से थोड़ी ऊपर आ गई हूँ। और जब तक वो भेजती पटना से ये किताब मेरे लिए कि मैं पढ़ूँ उसको, जानूँ उसको, लिखने पढ़ने वाले क्षेत्र में है मेरे पति देव, वो ले आए थे। मैं जब तक घर आई भूदाना से अपने घर, तब तक मैक्लुस्कीगंज मेरे टेबल पे था। तो महज इत्तेफाक है कि जो प्यास अधूरी रह गई थी मैक्लुस्कीगंज को जानने के लिए, पिछले 5 दिनों से मैं उसमें डूबी हुई हूँ। और अब मैं ज़्यादा नहीं भूमिका में आऊँगी और सीधे सीधे मैं श्री विकास कुमार झा जी से मुखातिब हूँ कि हम इन्हीं से सुने इसकी बातें कि स्पष्ट शब्दों में आपने लिखा है प्राकथन में कि मैक्लुस्कीगंज ने बतौर उपन्यासकार आपको चुना। तो और दूसरी ओर आप लिखते हैं कि 200-250 बार इसे तराशा गया। तो पहला प्रश्न यही है कि पहली बार महज एक रिपोर्टिंग के लिए आप गए होंगे मैक्लुस्कीगंज,
और वो कौन सी छटपटाहट थी आपके अंदर की, वो कौन सी ऐसी बातें थी कि एक छोटे से कस्बे नुमा गांव मैट्रोस्कीगंज की वो कहानी इतने एक बृहद उपन्यास के रूप में हमारे सामने आ पाई। तो आपकी उस छटपटाहट को मैं चाहूंगी कि आप हमारे साहित्य प्रेमियों के समक्ष आपको उस पर बात करें। सबसे पहले मैं आप सभी साहित्य प्रेमियों का, सूर्यजनों, मित्रों का मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये इतनी एक अंतरंग संगोष्ठी है, एक ऐसा अंतरंग कार्यक्रम है कि लगता है आप सबको मैं अपने नाम से संबोधित कर रहा हूँ। मैं आज डॉक्टर अजीत प्रधान जी, अमृता जी, जो लंबे समय से कलम के मंच के जरिए आप लोगों को कई लेखकों से मुलाकात करवा चुके हैं और मैं समझता हूँ कि आप सबको कलम के आयोजन का इंतजार जैसा रहता होगा कि अगले कार्यक्रम में हमें किनसे रूबरू करवाने जा रहे हैं डॉक्टर साहब या अनिता जी। इस बार पटना लेकर मैं अनिता जी ने मुझे कहा कि रांची कार्यक्रम में मैं आपको ले चलना चाहती हूँ। रांची में क्या बताऊँ, ये रांची से जब मैं पटना में स्थायी रूप से रहता हूँ, बिहार के इसका सीतामढ़ी जिला उसके अंतर्गत मेरा अपना गाँव है, लेकिन रांची भी मुझे पटना से कम प्यारा नहीं है। वो इसलिए प्यारा है कि ये मैक्लस्कीगंज के करीब है। छोटे छोटे कितने मतलब जैसे प्रेम, जैसे चाटी, जैसे कौका पहाड़ है, पहाड़ी है वहाँ मैक्लस्कीगंज में, उसी तरह छोटा सा नन्हा सा नाम है रांची। जैसे प्यार, जैसे प्रेम, रांची, कौका, चाटी, इसी तरह रांची। तो मैंने अभी प्रबोध झा जी यहाँ दूरदर्शन केंद्र के निदेशक और बहुत साहित्यिक व्यक्तित्व हैं, अभी मैंने इनसे कहा, सुरेंद्र पांडे जी हमारे अग्रज मैक्लस्कीगंज, इन्होंने बहुत सारा काम करवाया है विकास कर। मैक्लस्कीगंज से हमारे दो पत्रकार साथी मुक्ति गिरी जी और धनंजय जी, जिनसे अभी आप लोगों की जो टोली गई थी वहाँ मैक्लस्कीगंज, तो लोगों ने आप लोगों को घुमाया भी था वहाँ। तो अभी जिक्र हो रहा था तो मैंने आदरणीय माया जी यहाँ बैठी हैं, बीना मिश्रा जी हमारी अभिभावक में मौजूद हैं और कई ऐसे और भी महुआ जी हैं, इतनी नामचीन औरतें हैं इस राज्य की। तो मैंने इनसे कहा कि रांची में जो मुझे बहुत खास, मैं रांची में भी चप्पा चप्पा दूंगा, क्योंकि जब रॉबिन मेरा जो नायक है मैक्लस्कीगंज का, वो रांची में होता है, तो मुझे लगा, मैं अपना अनुभव बताऊँ आपको कि मुझे लगा कि रॉबिन को रांची भी जाना चाहिए, क्योंकि वो रांची में बस स्टैंड जा रहा है, वह रांची में पुस्तक पथ जहाँ पे है पुस्तक पथ जा रहा है, वो फलां रास्ते में मुड़ रहा है, वो अमुक जगह जा रहा है। तो मैं बाकायदे कई दिनों तक रांची की गलियों में उसका एक एक डिटेल कि पुस्तक पथ में जाइएगा तो फलां जगह एक मस्जिद है, वहाँ पे फिर वो रजाई की दुकान है, और अमुक जगह जाइएगा फिर वो रास्ता वहाँ मुड़ता है, फिर आगे बढ़िएगा बस स्टैंड है, वहाँ बस स्टैंड में ये पेड़ आपको मिलेंगे। तो वो पूरा डिटेल लिया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मतलब अगर वाकई पढ़ के उपन्यास लोग जाना चाहें तो लोगों को लगे कि नहीं, रॉबिन वाकई गुजरा था यहाँ से। E.M. फॉस्टर ने एक बहुत अच्छी बात उपन्यासों के बारे में कही है, कहा है कि हाँ दोस्त, हाँ, उपन्यास कहानी कहता है। एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल उनकी बहुत अच्छी सी किताब है, उसमें वो कहते हैं। और D.H. लॉरेंस कहते हैं कि उपन्यास जीवन का रोशन दस्तावेज है। तो अभी मोती जी ने जो प्रश्न किया है, मैं पत्रकारिता में लंबे समय तक रहा, साहित्य में हमारी अभिरुचि थी और बचपन से हमारी माँ हिंदी की विभागाध्यक्ष थी पटना वुमेन्स कॉलेज में, और आदरणीय माया जी हैं, कितने बच्चों को पढ़ा के विश्वविद्यालय से इन्होंने कह रही है कि हमारी भी मैडम है, मोती जी की मैडम रह चुके हैं। तो और जैसे सरस्वती संवाद से लेकर के और सारिका तक
तो पत्रिकाएं मंगवाती थी। नंदन चंपक का दौर जब खत्म हो गया तो फिर वो सरस्वती संवाद भी मैं भी पढ़ लिया करता था बचपन में। तो खैर वो रुचि थी। फिर वो पत्रकारिता का सिलसिला चला, क्योंकि उस उम्र में युवावस्था में विशुद्ध रूप से साहित्यिक जीवन व्यतीत करने का धैर्य नहीं था मुझमें। इसमें बहुत धैर्य की मांग होती है। पत्रकारिता को कहते हैं जल्दबाजी का साहित्य, लिटरेचर इन हर्ड। तो खैर वो पत्रकारिता हुई, लेकिन साहित्य मन में था, वो एक पैशन था। तो मैं कहता हूँ अभी जब मैं पूरे तौर पर लेखन, साहित्यिक लेखन से जुड़ा हूँ, तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप और क्या करते हैं, या फिर आप और भी कुछ हो सकते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, लेखन, पूर्णकालिक लेखन करना मेरा अपना चुना हुआ साधन है। जिस साधन को हमने खुद चुना उसके लिए मैं दुखी हूँ, यह उचित नहीं है। यह पूर्णकालिक लेखन मेरा अपना चुना हुआ है। तो यह 1990-91 की बात है मुक्ति जी। मैं माया पत्रिका का ब्यूरो प्रमुख था और उस समय में झारखंड बिहार एक ही था, उसमें विभाजन 2000 में हुआ, उससे पहले अविभाजित बिहार में। तो मुझे जानकारी मिली मैकलस्की लिस्ट के बारे में, ऐसा है कि एक ऐसा गाँव है, और मैं माया पत्रिका के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए मैं इस गाँव आया। और पता नहीं ऐसा क्या था, इसको कहते हैं, मैंने इसमें अपने एक चैप्टर का शीर्षक भी है, पहली नजर का प्यार। तो मैं जब इस गाँव में आया और मैंने यहाँ का जो पूरा इसका जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता, शोभा, वो कंका पहाड़ी, चाटी नदी, पोर्चुगीज शैली के पुराने बंगले, संपूर्ण अंचल हरा भरा, एक से एक उसमें कई एंग्लो इंडियन पर्सनैलिटी जो अब नहीं है, जैसे मिस वॉर्नर अब इस दुनिया में नहीं है, सुरेंद्र जी बताएंगे वो वहाँ के हैं जो। तो मिस वॉर्नर या मिस्टर मिलर या एक जूडी थी, मिसेस थ्रिफ्टॉप की बेटी, तो ये कई लोग थे जो गुजर गए वक्त के साथ। तो एक अमित घोष साहब थे, उनकी पत्नी थी इलोना, जर्मन थी वो। कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई। फिर मुझे लगा कि यार ये एक सिर्फ 4 पेज की मैगजीन की रिपोर्ट नहीं हो सकती है। मैं गया, मैंने माया के लिए रिपोर्ट लिखी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब उथल-पुथल थी और उपन्यास इसके पहले मैंने कभी लिखा नहीं था। तो मैंने पटना के कई और बड़े-बड़े लेखकों से मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि आपको मैं बहुत सारी सामग्री लाला के दूंगा रिसर्च करके, आप इस पे लिखिए, क्योंकि ये कंप्लीट मुकम्मल नॉवेल है। तो उन लोगों ने इसमें आलस से दिखाया कि नहीं, पता नहीं इतना दौड़ा हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो जब काफ़ी लोगों से मैंने अनुरोध किया और उन लोगों ने इस पर सहमति नहीं जताई, मतलब आने जाने को लेकर के दौड़ भाग रिसर्च किए। फिर मैंने उस समय संजीव कपूर शायद नहीं आते थे टेलीविज़न पे, लेकिन संजीव कपूर जब आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि संजीव कपूर की तरह ही शायद कुछ मैंने हौसला दिखाया होगा। जो शेफ हैं टेलीविज़न पे दिखाते हैं कि मक्खन में चीनी डाल दीजिए और किशमिश डाल दीजिए और काजू और अखरोट डाल दीजिए और उसमें फिर थोड़ा चावल डाल दीजिए और फिर उसमें थोड़ी सी मलाई डाल दीजिए और ऐसा। तो कभी संजीव कपूर को देखते हुए मुझे लगता था कि अगर इतनी अब ये मलाई और मक्खन और काजू और किशमिश डाल दिया जाए तो मैं कुकिंग नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा निकल ही जाएगा। तो उसमें सारी अच्छी सामग्री पड़ रही है, तो उसमें संजीव कपूर का क्या कमाल हो सकता है। वो इतना काम तो मैं भी कर लूँगा, वो खाने लायक कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। मैकलस्की लंच को लेकर के मेरे जहन में उस समय शो का नहीं शुरू था, वो इंस्पायर नहीं करके मुझे लगा कि यार ये थीम इतनी खूबसूरत है कि उसमें मैं अगर बहुत अनाड़ीपन के साथ भी लिखूंगा कुछ तो बात बन ही जाएगी। और 1993 में मैंने इस उपन्यास को लिखा। उस समय इस उपन्यास का कद जो था वो 200 पेज था, बल्कि कम था। मुझे ऐसे ही याद है 178 पेज का उपन्यास था। बहुत से लोगों ने उसको पढ़ा और बड़ा डरते मैंने लिखा। मैंने कहा पता नहीं क्या गालियाँ पड़ेगी मुझे, एक अच्छे थीम को इसने बर्बाद कर दिया, फला किया, ये किया। लेकिन खैर मैंने लिखा उसको, उसकी आलोचना भी हुई और तारीफ ये हुई कि इन्होंने बहुत अछूते विषय को कम से कम उसको छुआ। क्योंकि हिंदी में मुक्ति जी मैकलस्कीगंज दौर में एंग्लो इंडियन समुदाय पर मुकम्मल तौर पे कुछ लिखा नहीं गया था उस तरह से। टुकड़ों में चीज़ें आई
बांग्ला में लोगों ने थोड़ा बहुत लिखा, लेकिन जो एक पूरा एक सघन तरीके से लिखा जाना चाहिए वो नहीं हुआ था। तो इस बात की तो तारीफ हुई, लेकिन उसमें कई आलोचकों ने कहा कि भाई कई उसमें चरित्रों का विकास होना चाहिए इस उपन्यास में, वो नहीं हो पाया है, वगैरह वगैरह वगैरह। जाहिर सी बात है वो होनी ही थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा, जैसे आपने कहा कि 200-250 बार इसका हेमिंग्वे का मैंने पढ़ा कि उन्होंने 1000 बार ओल्ड मैन एंड द सी को रिवाइज किया था। तो मुझे लगा कि हेमिंग्वे ने अगर 1000 बार इसको रिवाइज किया, तो अगर मैं 100-200 बार भी इसको रिवाइज कर दूं तो कोई अपराध नहीं होगा। मैंने फिर लिखा, और आपको आपके हाथ में जो है उपन्यास है, ये पहला संस्करण इसका 200 का, दूसरा संस्करण इसका करीब 450 पेज का, और तीसरा संस्करण इसको क्योंकि बहुत टाइट इसका प्रोडक्शन किया गया है, नहीं तो ये ज़्यादा ही 600 पृष्ठ का हो जाता, ये बहुत ज़्यादा, मतलब 3-4 बार इसके संस्करण जो है, तो उसमें हर बार मैंने इस बार थोड़ा सा हास्य के साथ मैंने टिप्पणी कर दी कि बबन खां एक हुए नाटककार, उनका एक बड़ा मशहूर नाटक था अदरक के पंजे, प्रमोद जी जानते होंगे, तो हैदराबाद के थे। बबन खां के हर शो को लोग देखने जाते थे। अगर आप एक बार देख चुके हैं तो भी आपको लगता है कि फिर टिकट ले देखने का। बबन खां का जो अदरक के पंजे नाटक था, उसकी खास बात क्या थी कि वो हर शो में कोई नई बात जोड़ देते थे। तो लोगों को लगता था कि भाई अब पिछला तो देखा, लेकिन अब इस शो में कौन सी नई बात बबन खां जोड़ने जा रहा है। तो मैंने कहा अगर बबन खां अदरक के पंजे में अगर हर बार एपिसोड में जोड़ते थे, तो कम से कम उस संस्करण में तो इस बार 30-35 पेज मैंने और उसमें बढ़ा दिए। अब बढ़ा क्या दिए, तो ये उपन्यास उषा उथुप जी, पद्मश्री उषा उथुप जो बहुत मशहूर नामचीन पॉप सिंगर है, उन्होंने पढ़ा इसको और उनको बहुत अच्छा लगा। और तब फिर उन्होंने मुझे मेरा कहीं से किसी से नंबर लिया और उन्होंने उसको फोन किया। मैं हैरान भी हो गया, मैंने कहा उषा उथुप बोल रहे हैं, उषा उथुप बोल रहे हैं, बोले भाई मैंने आपका उपन्यास पढ़ा और मैक्सिकन से मेरा रिश्ता है। मैंने कहा कि इनका रिश्ता कहाँ से होगा, अपर्णा सेन का देव गुहा का, इन लोगों का तो बंगला जिन लोगों की बाड़ी वगैरह है वहाँ पे, लेकिन ये कहाँ से आ गए। तो आए तो उन्होंने कहा कि दरअसल अमित घोष और इलोना, सुरेंद्र भाई जानते हैं, मुक्ति जी और जितेंद्र, तो एक थे अमित घोष कलकत्ता के थे, अमित दादा, और इलोना जर्मन थी। अमित दादा गए थे जर्मनी, इलोना से उन्होंने प्रेम विवाह किया था। तो इसमें एक चैप्टर भी है इखलिबे उर्फ पहली नजर का प्यार। हाँ, तो इखलिबे का जर्मन में अर्थ होता है आई लव यू। तो उन्होंने उषा उथुप जी ने मुझे कहा कि उनकी बेटी रेबेका दरअसल जब जर्मनी से अमित घोष आए और इलोना दोनों आए, तो कलकत्ता में पहले अपनी बेटी रेबेका का एडमिशन कराया, और उसी दौरान जो है एक बार अपने कुछ मित्रों के साथ वो लोग मैक्लेस्टिगन घूमने आए। तो रेबेका वहाँ स्कूल में पढ़ रही थी और इसी बीच आए, और अमित और इलोना दोनों को बहुत अच्छा लगा मैक्लेस्टिगन। तो उन लोगों ने तय किया कि नहीं यार ये कलकत्ता में क्यों रहे, हम मैक्लेस्टिगन में घर लेंगे। लेकिन फिर रेबेका कहाँ गई, तो रेबेका को उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया। जिस स्कूल में रेबेका पढ़ रही थी उसी स्कूल का हॉस्टल था, बहुत अच्छा स्कूल, तो उस हॉस्टल में डाल दिया। रेबेका रोज रोती थी वहां पर, और उसकी दोस्त जो थी अंजलि, वो उषा उथुप जी की बेटी। उषा जी के 2 बच्चे हैं, अंजलि बड़ी है और छोटे हैं सनी। तो अंजलि की दोस्त थी और ये रोती रहती थी रेबेका। तो एक दिन अंजलि ने आके उषा जी को कहा कि अम्मा मैं अपनी दोस्त को अपने घर में रख सकती हूँ। तो बड़े लाड से कहा, उसने कहा, तो उषा जी ने मुझसे कहा कि मैं अंजलि को मना नहीं कर पाई, एकदम गले से लटक के बोली कि अम्मा अपनी दोस्त को मैं नहीं रख सकती हूँ अपने घर में। तो उषा जी ने कहा हाँ रख लेंगे, चलो रख लेंगे, लेकिन तो बात तो वो स्कूल में, पर उनके पेरेंट्स की भी तो अनुमति चाहिए, वो अपने मन से तो नहीं ले आओगी हॉस्टल से। इत्तेफाक से जब अंजलि गई जब प्रिंसिपल से मिलने के लिए, प्रिंसिपल उषा जी को जाती थी, तो कहने लगे ठीक है वो तो सही है, लेकिन उनके पेरेंट्स की अनुमति के बगैर काम कैसे कर सकते हैं। इत्तेफाक से अमित दा और इलोना दोनों उस दिन कलकत्ता आए थे रेबेका से मिलने के लिए अपनी बेटी से। तो पूछा,
करने लगी अपनी बेटी की तरह। तो उषा जी भी याद करती हैं, वो कहती हैं हर सुबह रेबेका उठ के कहती थी, आंटी आपका चश्मा डोटी है। वो बांग्ला टोन में, आपका चश्मा डोटी है, दीजिए हम साफ कर देते हैं। तो हर सुबह उनका चश्मा वो साफ करती थी। तो मैक्लेस्की गंज दरअसल जो मैं कह रहा था, अंजलि और रेबेका की जो मैत्री है ना, वही है मैक्लेस्की गंज। मैक्लेस्की गंज क्या है? वहाँ अब लोग, अभी मैं जयपुर लिट फेस्ट में गया था, वहाँ पे एक सेशन था ऑफ स्टोरीज एंड नैरेटिव्स। तो मैंने कहा कि लोगों ने कहा क्या कथा क्या है और कथा कहने वाला क्या है, किस्सा और किस्सा को डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा देखिए, मैक्लेस्की गंज में मिस्टर B.R. कैमरन साहब थे, बड़े औलिया मिजाज के थे। और अभी रश्मि जी और आप लोग सब जो वहाँ गई मैक्लेस्की गंज, तो आपने हाईलैंड गेस्ट हाउस में देखा होगा, बड़ा विशाल सा मैक्लेस्की गंज एकदम नाक समझिए, सुरेंद्र जी का घर उसके पीछे में होता है। तो कैमरन साहब थे और वहीं के एक लोकल R.N. गोप, वहाँ के इंग्लिश टीचर, एक लोकल स्कूल वहीं के निवासी। तो ये एंग्लो इंडियन और R.N. गोप लोकल एक गांव के निंद्रा के तो निंद्रा के। तो दोनों में ऐसी गजब की दोस्ती कि लोग हैरत में होते थे कि भाई ये एंग्लो इंडियन और ये लोकल जो यहाँ के गांव के R.N. गोप, और दोनों में इतनी गजब की दोस्ती है। तो एक बार ये हुआ किस्सा कि ये तो कि घोड़े में जो कलकत्ता जाकर के वो घोड़े के रेस पे पैसा लगा देते थे, कभी कुछ करते थे, बड़े बड़े गजब में थे, जो मिस्टर गिब्सन का चरित्र है। हाँ, थोड़ा सा बदल गया उसमें मैंने, इसमें तो वैसे 19% नाम वाकई नामों के साथ है, लेकिन हाँ, तो गिब्सन साहब है वही। तो एक बार क्या हुआ कि हाईलैंड गेस्ट हाउस की बिजली कट गई, तो ज्यादा बहुत बिजली का बिल आ गया और इनके पास पैसा नहीं था, और मिस्टर कैमरन के पास। तो कैमरन साहब, गेस्ट हाउस से बिजली नहीं जाएगी तो कौन गेस्ट रुकेगा वहाँ? तो उन्होंने कहा, मिस्टर R.N. गोप आए, बोले कि क्या दादा ये बिजली कटी हुई है, कौन रुकेगा आपके गेस्ट हाउस में? तो उन्होंने कहा यार पैसा नहीं है। बोले मैं दे देता हूँ। अगले दिनों आए, 25 से 30 हजार रुपए जो भी थे उस जमाने में, तो जाके उनको 25 हजार का एक चेक दे दिया, उन्होंने जमा करा दिया, बिजली स्टोर हो गई। तो उन्होंने अपनी पत्नी को, R.N. गोप ने अपनी पत्नी को कहा कि अरे वो गेस्ट हाउस से कटा था और कैमरन का आया था, तो मैंने उसको 25,000 रुपए दे दिए। तो पत्नी बोली आपने उनसे कुछ लिखवा के लिया? तो बोले नहीं, दोस्त है लिखवाए। तो कहा नहीं कुछ लिखवाना चाहिए, नाराजगी शायद हो गई। तो हंसते हुए R.N. गोप शाम आए, कहा कि अरे कैमरन जानते हो क्या हमारे घर में मेरी बीवी तो नाराज हो गई, कहने की तो आपने बगैर कुछ उनसे पुर्जा सादे पुर्जे को भी बगैर लिखवाए 25,000 रुपया उनको दे दिया, तो कल निकाल कर जाए न दे। तो मिस्टर कैमरन ने कहा भाभी ठीक बोली है, बहुत सही बात है, अगर मैं कल इनकार करूं या मैं दुनिया में न रहूं तो फिर तुमको पैसा कैसे मिलेगा? मैं कुछ लिख देता हूं कागज निकाला। तो मिस्टर गोप ने कहा नहीं ये तुम नहीं लिखोगे, ये मजमून मैं बनाऊंगा। तो कहा ठीक है बना। उन्होंने लिखा उस पे, मिस्टर गोप ने, कि मैंने मिस्टर कैमरन को 25,000 रुपए दिए, लोन ऋण दिया, उनको लोन दिया, इनको होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। R.N. गोप कहा कि एक साइन तुम उस पर कर दो। तो मिस्टर कैमरन बोले ये क्या मजाक है यार, ये होगा तो देंगे और नहीं। बोले देखो मेरी पत्नी का कहना है कि हमने तुमको दिया है, ये प्रूफ होना चाहिए, तो ये कागज इस बात को प्रूव करेगा कि मैंने तुमको दिया है। रही बात कि तुमको होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ये हमारी दोस्ती है। तो मिस्टर कैमरन एक बहुत गजब की बात कहते थे। मैंने जो उषा जी की बेटी अंजलि और रेबेका की कहानी आपको, जो अमित घोष की बेटी की दोस्ती की कहानी है, मिस्टर कैमरन कहते थे, लोग उनसे पूछते थे कि गोप साहब और दोस्ती ये कैसी इस तरह से है? तो वो कैसी इस तरह की दोस्ती है? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आम पेड़ पर होता है और मछली नदी में होती है, आम पेड़ पर होता है और मछली नदी में होती है, दोनों कैसे थाली में आ जाते हैं?
मैंने जयपुर लिटरेरी फेस्ट में अपने सेशन में ऑफ स्टोरीज एंड स्टोरी टेलर्स के उस सेशन में यही कहा। मैंने कहा एक कथाकार दरअसल आम और मछली कैसे एक प्लेट में आ जाता है, इसके इस मर्म के रेशमी धागे को सुलझा देना ही एक कलाकार का काम है। बढ़िया। और उसी में ये बात हुई रंजकता। जब भी आचार्य आए थे जयपुर लिटरेचर में, मुझे तो सच में मेरे जीवन का एक सपना जैसा कि मैंने देखा लगभग 500 लड़के लड़कियां उनकी किताब लेकर के क्यों में थे जबरी आचार्य की किताब पर सिग्नेचर लेने के लिए। उन्हें पता नहीं हम लोगों के नसीब में कभी ऐसा दिन आएगा क्या कि 1000 लोग आकर सिग्नेचर लेने के लिए क्या जादू जबरी आचार्य तो क्या है कि मैंने कहा कि भाई कहानी की तब उसमें एक रमा पांडे आई थी, बड़ी पर्सनालिटी है, लद्दाख पर उन्होंने बहुत काम किया है। तो उन्होंने कहा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। मैक्लेस्टीगन में एक मैंने कोशिश की है कि वो जो अंतःस्फूर्त प्रवाह, क्योंकि आप चाहे बहुत बढ़िया आपका थीम हो, लेकिन अगर पढ़वाने का दम अगर आप पाठकों में आप में नहीं है दम का, या मतलब आप नहीं 3, 4, 10 पेज 50 पेज पढ़वा ले गए तो आराम से रख देंगे। चैनल में ही हम लोग कैसे बदलते रहते हैं कि अच्छा लग रहा है, चलो निरस्ता आ जाती है। तो मैंने उसमें एक बात कही कि भाई किस्सा गोई, तो मैं कह इसमें जैसे वो किस्सा गोई क्या है, आपको पहले इंटरेस्ट तो जगे, आप पहले 10 पेज पढ़ें तो सही, तो फिर आप 500 पेज का हो जाए तो आप तो रख देंगे कि बाप रे इस 500 पेज की किताबों को पढ़ेंगे। हैरी पॉटर की किताब 1000 पेज की और बच्चे पढ़ रहे हैं उसको चाव से। अब बच्चे अगर 1000 पेज की किताब पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं बच्चा 500 पेज की किताब। लेकिन वह रंजकता जिसको कहते हैं, जो माया जी ने पढ़ाया है यूनिवर्सिटी में, रंजकता क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पटना दिल्ली से एक ट्रेन चली, उसमें सुरेंद्र पांडे जी थे बैठे हुए और एक मान लीजिए जो और इनकी सामने एक युवक थे, तो एक बुजुर्ग थे, मतलब एक नौजवान थे, और बाकी साइड एसी 2 टायर में और बाकी 4 सीट पे और लोग आ गए। कथा क्या है, कथा कहने की कला क्या है, या कथा बांधती कैसे है। तो बाद में उसके तत्व पे हम विचार करें, लेकिन उसकी रंजकता। तो जब ट्रेन चली एसी 2 टायर में, 2 सामने बुजुर्ग, एक सामने और नौजवान बैठे हैं, ऊपर नीचे बाकी लोग बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी। नौजवान ने पूछा बुजुर्ग से कि सर आप पटना जा रहे हैं? तो बुजुर्ग ने कहा हम पटना जा रहे हैं। तो कहा लड़के ने कि हम भी जा रहे हैं, पटना जाने वाली ट्रेन थी वो। तो कहा हम पटना जा रहे हैं। कहा कि सर आप दिल्ली में ही रहते हैं? कहा हाँ दिल्ली। लड़के ने कहा हम भी दिल्ली में रहते हैं। बोला सर दिल्ली में कहाँ रहते हैं? तो बोला कि सर ग्रेटर कैलाश में। तो उन्होंने कहा ग्रेटर कैलाश में? कहा सर हम भी ग्रेटर कैलाश में। तो कहा कि सर ग्रेटर कैलाश में सर कहाँ रहते हैं? तो कहा कि वो ग्रेटर कैलाश में पर्ल अपार्टमेंट है उसमें रहते हैं। तो कहा सर गजब है, पर्ल अपार्टमेंट में तो नहीं। तो कहा सर मतलब ये बता ही दीजिए, जब इतना है कि आप मतलब ग्रेटर कैलाश पर्ल अपार्टमेंट तो किस ब्लॉक में रहते हैं सर, इतना बता दीजिए। बाकी यात्री सब सुन रहे थे, अपना चुपचाप थे, गाड़ी चली जा रही थी, रफ्तार में पकड़ चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हम डी ब्लॉक में रहते हैं। तो कहा सर डी ब्लॉक में हम नहीं रहते। तो कहा सर तो एक ही बात अब बच गई, फ्लैट नंबर बताइए। तो कहा कि सर 101 नंबर फ्लैट में हम रहे। उन्होंने कहा मैं रहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा सर तो हाथ हो गए, 101 में तो मैं भी रहता। तो साहब ये कहानी सुन के बाकी जो 4 लोग तब से कान तो रुई से बंद नहीं कर लेते, वो चारों चिल्ला पड़े। और उन्होंने कहा कि आप दोनों पागल हैं क्या? ये आधे घंटे से ये कहानी चला रहे हैं कि कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, एक फ्लैट में आप लोग रह रहे हैं और तब से पर्चे काट रहे हैं। भगवान ने उन लोगों को शांत करते हुए कहा कि सर नाराज मत होइए, आप लोग तब से मुंह सिए हुए हैं, बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं, है ना। तो माँ ने कहा था चलते वक्त कि बेटा रास्ते में बातचीत करते जाना। ये मेरे पिताजी हैं। करते जाना, रास्ता कट जाए। किस्सा कोई ये है कि आपको
आपको आधे घंटे उसने इंगेज तो कर दिया। बहुत बढ़िया। तो कंटेंट ठीक है, कंटेंट तो उसमें आएगा ही आएगा, लेकिन आपको इंगेज कर लिया ना। चल, तो मैक्लस्कीगंज में ये इस उपन्यास में मैंने कोशिश की, महसूस होता है वह रंजकता वह बने, प्रकृति, जीवन, पहाड़, नदी, चिड़िया, यह सब कुछ आप इसमें मैंने कोशिश की कि जीवन का सब कुछ प्रस्तुत हो। कण का एक चींटी भी अगर मूव कर रही है तो वह चींटी घूमती हुई दिखे, चिड़िया भी। जैसे इसमें मिस्टर मिलर सोचते हैं कि मिसेस मिलर ने मुझे, क्वीन मिलर ने कहा था कि मैं जब मर जाऊंगी तो सामने जो ये कदम का पेड़ है इस पर मैं चिड़िया बन के बैठी रहूंगी। मिस्टर मिलर सोचते हैं जब वह गुजर जाएंगे तो वो क्या करेगी, तो वो सोचते हैं वो भी उड़ जाएगी। मैक्लस्कीगंज वही जो मैंने आपसे कहा कि दरअसल इसको मैंने लिखा है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैक्लस्कीगंज अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जैसा कि कीट्स कहते हैं कि संसार की हर मनोरम वस्तु शाश्वत रूप से सुंदर बनी रहती है। मैक्लस्कीगंज अपने आप में एक शाश्वत सौंदर्य है। वह मनुष्यता का, वह जिसको हम लोग कहते हैं कि वह एक नन्हा विश्व है। वह एक नन्हा विश्व है जहाँ पे मतलब दुनिया भर के लोग आके बसते हैं, रहते हैं और आनंद पाते हैं। इसलिए यह महिमा मैक्लस्कीगंज की है। और यह जरूर मैं मैक्लस्कीगंज का कृतज्ञ हूँ क्योंकि बहुत से लोग आए और चले गए। बहुत से लोगों ने थोड़ा लिखा, कुछ लिखा, कविताएं लिखी, मैंने लिखा भी अपनी भूमिका में। आपने देखा कि बहुत, मैं ही अकेला नहीं था, बहुत से लेखक, उपन्यासकार, पत्रकार, चित्रकार, अनेक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले अनेक लोग आए। लेकिन मैक्लस्कीगंज पे यह रिसर्च करके जो यह कार्य मैंने किया है तो जाहिर सी बात है शायद मैं भी निकल जाता, लेकिन मैक्लस्कीगंज ने मुझे रोक लिया और इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, इसने मुझे छोड़ा। बहुत बहुत बढ़िया आपने सर, जैसे आपने संजीव कपूर का नाम लिया था कि इतनी सारी रेसिपी और कई रेसिपी को मिला के फिर से नई रेसिपी और एकदम सुनकर पेट भर जाए देखकर। बिल्कुल आपने कई प्रश्नों का उत्तर दिया, बहुत बढ़िया से किया। जो इस उपन्यास को मैं बोल रही थी कि मैं सुबह 6 बजे निकल जाती हूँ और 3 बजे घर पहुँचती हूँ। बहुत सारे काम होते हैं लेकिन मैं वो चाहे मुझे 2:30 बजे तक जगना पड़े, मैं इस पर टूटी रही। और नहीं लगा कि एक जानते होंगे कि मोटी किताब देखकर थोड़ा मैं भी हिचकती हूँ कि वो जल्दी से खत्म हो, लेकिन इसमें नहीं लगा, कोई ठहराव नहीं है, जैसे कविता पढ़ना है जैसे लगता है। और अभी अजीत सर बोल रहे थे जब मैं आई कि क्या मैं, मेरे पास 4 बजे की मेरी फ्लाइट है तो मैक्लस्कीगंज जाऊँ। फिर हमारी सखियाँ भी पहुँच गई और कहा कि नहीं फिर आप कैसे लौट आएंगे, मैक्लस्कीगंज ऐसा नहीं है कि आप गए और आ गए। तो ये सारी चीज़ें किस्सा वही कि आप बात कर रहे थे सर, तो कई आपने जवाब दे दिया। जैसे बहुत सारे हैं, मिस्टर मिलर हैं, पार्किंसन है, पार्वती है, मिस्टर गिब्सन है और बाबू है और मुन्नी है। मतलब छोटी छोटी कहानी, छोटे छोटे उसके अंतर्गत और ऐसे वो बहा कर ले जाती है बातें। मैंने पहले ही कहा था कि जैसे वो मैक्लस्कीगंज की कथा केवल मैक्लस्कीगंज के रहने वाले और देखने वालों की नहीं है। और जैसे आपने कहा है, लिखा है कि वो बहुत अभागे लोग हैं जिनका कोई गांव नहीं है। तो मैं वापस आती हूँ वहाँ पे, जैसे आपने लिखा कि सीतामढ़ी और वो गांव आपका छूट जाना, या जिस गांव को आपने बचपन में जिया है, या जिस संदूक की आप बात करते हैं कि दादी और मम्मी की चीज़ें हैं उसमें, और कितनी सारी यादें हैं। आप रांची आ गए या पटना रहे, फिर मैक्लस्कीगंज में कितना सीतामढ़ी आपने देखा, निश्चित रूप से उस गाँव को देखा जो पीछे छूट गया था आपका गाँव। तो गाँव का जो सोनापन है, बिल्कुल मैं खुद गाँव से हूँ, HEC की बात मैं करूँगी आगे, मेरे प्रश्न है बहुत सारे वहाँ से। तो वो गांव का जो सोनी पोस्ट है, मैं बहुत दूर नहीं हूँ अपने गांव से, मैं 20 किलोमीटर के अंतर में हूँ, जगन्नाथपुर और रांची वुमेन्स कॉलेज। लेकिन जो गांव का सोंधापन है, हर दिन उसको एक विसूरना होता है, बहुत शिद्दत के साथ याद करना होता है कि मैं उसको फिर नहीं जी पा रही हूँ उस स्मृति को। तो गाँव सचमुच वो अभागे लोग हैं जिनका आज कोई गाँव नहीं है, जो आपने लिखा है। तो आपका अभी वो सीतामढ़ी की जो एक असर है, सीतामढ़ी में जो अपने बचपन गुजारा है, निश्चित रूप से मैक्लस्कीगंज में कुछ चीज़ें हैं और जो उसकी मार्मिक दास्तान है, हम आगे आएंगे उस पर, कि जो मैक्लस्कीगंज को छोड़कर जाना पड़ा, वो एकमात्र गांव है
एंग्लो इंडियन गाँव जो बसाया मैक्लोस्की, मिस्टर मैक्लोस्की ने, तो उसको जो छोड़कर जाने की व्यथा कथा है। तो कई पात्र हैं ऐसे, जैसे आपकी बातों से अभी पता चला कि कुछ नाम परिवर्तन है, कुछ कथाओं में काल्पनिकता जरूर है, लेकिन इतने सारे पात्र हैं और इतनी रोचक कथाएं हैं उनकी, बातचीत है उनकी, और बहुत ही अनूठापन है उसमें। और एक जो जीती जागती जो प्रतिमूर्ति है उसके सपनों की, मैक्लोस्की की, आपने लिखा है किटी मैम साहब, और हम लोग भागे भागे नाश्ता छोड़कर भागे कि किटी से मिलना है हम लोगों को। और पत्रकार भी हैं, एक लंबा इंटरव्यू किया और हम श्रोता के तौर पे सुनते रहे। किटी को मैं देखती रही और कविताएं लिखी हूँ, अभी मैंने उसको अधूरी सी एक चाहत अब लगता है कि मैं उसको डालूंगी, लिखूंगी। किटी पर मैंने लिखा है अगर तो एक तरफ किटी की आंखों की तरफ किसी तो जीता जागता प्रमाण जो आपने लिखा है मैं देखा ही, और उसकी कथा आपके मैक्लोस्की गंज ने बताई मुझे। तो उसकी होठों की हंसी है, आंखों की चमक है, और उसकी झुर्रियों में जो उसका एक विषाद है, उसका जो अनुभव है। तो कितनी कितनियां हैं जो मैक्लोस्की गंज को छोड़कर नहीं जा पाई और उसके अस्तित्व को बचाए रखा है। जैसे कहते हैं मैक्लोस्की को आपने लिखा कि उसके सपनों की प्रतिमूर्ति है, जीती जागती प्रतिमूर्ति है किटी मैम साहब। तो एक किटी वहाँ रह गई और उसकी तकलीफ को हम नहीं भूल पाए। आकर मैंने कविताएं लिखी उस पर, उसकी झुर्रियों का हिसाब कौन देगा सर? देखिए, आपने एक संग कई प्रश्न किए हैं, और कि सीतामढ़ी मेरा गांव, इलाका, मेरा अपना गांव कितना अपाया है, उसकी कसक, उसकी याद तो कसक नहीं है। दरअसल अपने गांव से आज भी मैं उसी तरह जुड़ा हुआ हूँ। और मैक्लोस्की का मेरा सौभाग्य है, जो उन्हें लिखा भी है आपसे, कि और लोगों का एक गांव होता है, मेरे पास दो गांव है। मेरा अपना गांव सीतामढ़ी जिले में है, और दूसरा है मैक्लोस्की। देखिए, जब मैं मैक्लोस्की का लिख रहा था तो एक हमारे बुजुर्ग स्वजन ने हमसे पूछा कि आजकल क्या कर रहा है। तो मैंने कहा एक एंग्लो इंडियन गांव पर लिख रहा हूँ, देहात का इलाका है। तो इस देहात में एंग्लो इंडियन लोग रहते हैं। मैंने कहा हाँ, मिस्टर मैक्लोस्की ने 1934 में वो गाँव को आया, तो वो देहाती इलाका है और उसी में कई परिवार है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बता दो कि देहात का मतलब, देहात पर लिख रहे हो, देहात का मतलब समझते हो? तो मैंने उनसे कहा कि मैं जो अपने दिमाग की माथापच्ची करूंगा तो आपके ज्ञान से क्यों नहीं, मैं उसी अमृत को मानूं। तो आप ही मुझे समझा दीजिए कि देहात का क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा अद्भुत बात कही, देहात का मतलब होता है देहात। देहात का मतलब होता है देहात। इस देहात को जब तक नहीं समझोगे तो देहात को क्या समझोगे? भारत गांवों का देश है, और हम अगर अपने देहात को नहीं समझेंगे तो भारत को क्या समझेंगे? देखिए, गांवों की दुनिया बहुत, मैं वही आपसे ये कह रहा था कि चाहे विश्व साहित्य को उठा लीजिए, पॉडसवर्थ का द गुड अर्थ पढ़िए, जॉन स्टेनबेक की वो क्या कहते हैं ग्रेप्स ऑफ द रूथ पढ़िए, या फिर बाल्जैक को पढ़िए। तो उन देशों का, वह टेक्सास का जो जॉन स्टेनबेक की अमर कौन है, वो लोग हंसते हैं, ये जमीन उस पर महफूज है, जमीन बिकेगी नहीं ना हमारी, कहाँ नहीं बिकेगी, लेकिन वो हंसते हुए जाते हैं क्योंकि वो जमीन का खरीदार उसके साथ में है। देखिए, बात क्या है कि वो अपने एक बात जो मैंने आपसे कहा कि वह देहात में, मेरा सौभाग्य रहा है कि बचपन मेरा गांव में गुजरा, और मैंने ये सचमुच कहा है और भूमिका में भी लिखी है कि बचपन अगर आपका थोड़ा भी समय देहात के ताल्लुक में नहीं गुजरा हो, आप लगातार न रहें लेकिन ताल्लुक में भी न गुजरा हो, तो लगातार रहा, तो ताल्लुक में न गुजरा हो तो एक कम संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं बन पाता है, कुछ न कुछ मिसिंग रहता है। और जैसे एक प्रोवर्ब है कन्नड़ का कि शहर की खबर जाननी हो तो देहात का। विकास झा क्या है कि शायद पटना का आदमी आपको नहीं बता पाएगा, मेरे गांव चले जाइए, मेरी पूरी कुंडली निकाल कर रहेगा कि विकास झा ये है, क्या अच्छे आदमी है कि गिरे आदमी है कि बढ़िया है, खराब है, कुछ भी। तो कहते हैं शहर की खबर जाननी हो तो देहात जाइए। तो वह मैक्लोस्की गंज की अंतर्धारा में कहीं ना कहीं मेरा गाँव भी है, उस प्यास को भी मैंने बुझाई है उसमें।
अपने गांव की उस आत्मा को लेकर मैं चला हूँ। और मैं आपसे मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मुझे प्रभु जी मैथिली में भी बहुत सारा इन्होंने काम किया, अनुवाद करने भी जमाने से दशकों से करते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप मैथिली भाषी हैं और आप क्या आप जब लिखते हैं तो उसमें क्या मिथिला मैथिली का कुछ प्रभाव आता है? जाहिर सी बात है। और उसमें मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैथिली भाषा से परिचित है, मैथिली को जो गौर से पढ़ेंगे तो उसमें मैथिली के शब्द झीसी पढ़ रही थी और मैथिली भीग रहा था। अब ये झीसी शब्द जो है ये टिपिकल मैथिली शब्द है। झारखंड में भी बोला जाता है, भोजपुरी में बात तो और खुशी के बात है। तो भोजपुरी में तो अब ये क्या है कि ये जो मतलब देशी जो गांव गवई के जो शब्द हैं, तो ये बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं, बहुत सारे नगपुरी के शब्द हैं, नगपुरिया गीत है, छोटे छोटे महुआ झवरल जाए टपा टिपी गिरे सागर गाए। अब आप सोचिए कि ये जो गीत है जो मैथिलीगंज में ऐसे कई गाने हमने आगे रानी सोच के कलेजा फाटे, तुझे देह माया छोड़ दे ले आगे रानी सोच के कलेजा फाटे। या माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है मूर्ति जी। तो माइग्रेशन का जो गीत है कि जो वो जब डेनिस जो रॉबिन का पिता है और जब जा रहा है तो वो कहता है की रे अमुआ मंजर कहियो घुरवे की ना, अरे आम के मंजर कभी लौटोगे की नहीं। तो ये जो वहाँ के नगपुरिया के गीत हैं छोटे छोटे, या फिर मिस्टर गिब्सन जब उसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने लगते हैं, क्योंकि मिस्टर कैमरन को जो मैंने गिब्सन के तौर पे लिखा है उसमें जब लंबी चौड़ी बातें करते हैं और बाद में वो अपना आइलैंड गेस्ट हाउस बेच के और उन्होंने रातू रोड में जो फन कैसल है उसमें माँ गंगा जहाज खरीद लिया। वो छोटे से तालाब में विशाल माँ गंगा जहाज, वो मुड़ने की हालत में भी नहीं था। अंत में मिस्टर कैमरन बेचारे कलकत्ता में ओल्ड एज होम में गुजर गए। तो उसमें कभी कभी जब वो कहते थे कि मैं मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा, तब लंबी चौड़ी बातें जब लोगों के बीच में आते थे, क्योंकि उनको ज्यादा कुछ वो बातों को फेंकने का सुरेंद्र जी को बहुत बैठी होती थी उनके साथ। तो वो अच्छा उनकी अग्रसर सी आदत थी। बैगन गेस्ट हाउस के बरामदे पर हम लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल बातचीत, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अचानक मैं माइक रख दूं और मैं कहूँ कि सुनिए ना मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आप लोगों को लगेगा कि भाई ये अधूरा प्रोग्राम छोड़ के अचानक दिल्ली क्यों जा रहे हैं। तो मिस्टर कैमरन की अजीब आदत थी, वो बात करते करते अचानक ऐसे, मान लीजिए उनको कलकत्ता जाना होता था, तो दोपहर से हम लोगों को कुछ पता रहता, हम लोग जब 2-4-10 दिन गेस्ट हाउस में रुकते थे उनके, तो पता होगा ना कि अंकल आज जा रहे हैं रांची,